हूथीज के टॉप जनरल को मारने की कोशिश हुई है और यमन ने एक हैरत अंगेज मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर ईरान के साथ उसका लिंक भी जुड़ रहा है और इसराइल के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। आईडीएफ बाकायदा इस मिसाइल को लेकर जांच कर रही है। ये दो अहम खबरें हैं जो आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और भी होगा, लेकिन आप अगर वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अंसरुल्लाह मूवमेंट या हूथीज के टॉप जनरल के कत्ल की कोशिश नाकाम कर दी गई है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी में 24 अगस्त की दोपहर एक खबर शाया हुई जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। लिखा है कि हूथीज के कंट्रोल वाले यमन के सबसे सीनियर फौजी अफसर और चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी के कत्ल की कोशिश नाकाम की गई है। ये उनकी तस्वीर है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये दूसरी बार है जब अल गमारी को मारने की साजिश की गई, लेकिन वो बच निकले। इस ऑपरेशन को इसराइली हुकूमत ने अंजाम देने की कोशिश की थी, ये मेहर की इस खबर में लिखा है। इस दौरान इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि तेल अवीव यमन से जारी मिसाइल हमलों के जवाब में फौजी एक्शन पर गौर कर रहा है, यानी कि यमन के ऊपर एक जंगी कार्रवाई इसराइल कर सकता है। बताया ये जा रहा है कि इसराइल की फ़ौज यानी कि आईडीएफ और मोसाद ने अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीज से जुड़े ठिकानों का एक टारगेट बैंक तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें कहां कहां हमला करना है, किस किस को निशाना बनाना है, ये सब कुछ दर्ज होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसराइल ने ईरान के साथ 12 दिन की जंग के दौरान मेजर जनरल अल गमारी को मारने की कोशिश की थी। इधर यमन में चीफ ऑफ स्टाफ लेवल के शख्स को मारने की कोशिश वाकई हैरान कर देने वाली है। अब देखना यह है कि इस कोशिश के बाद हूथीज अगला कदम क्या उठाते हैं और आईडीएफ क्या वाकई में यमन के ख़िलाफ़ एक जंग की प्रिपरेशन कर रही है। ऐसी खबरें पहले भी आई थी, लेकिन आज इसकी एक बड़ी वजह है और वो वजह मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो थोड़ी डिटेल्ड है। ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि यमन ने कुछ ऐसा दागा है इसराइल के ऊपर जो आज से पहले कभी नहीं दागा था, या 2 दिन से पहले कभी नहीं दागा था, लेकिन अब बड़ी हलचल हो गई है। अब बात यमन की हैरत अंगेज मिसाइल की, जिसने इसराइल को हैरान करके रख दिया है। सरप्राइजिंग मिसाइल है ये। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी में 24 अगस्त को शाया हुई खबर की हेडलाइन कहती है कि यमन की सरप्राइज मिसाइल को लेकर इसराइली एयरफोर्स ने जांच बैठा दी है। क्यों? क्योंकि इसराइल के आयरन डोम और अमेरिका से मिले थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में फेल हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक यमन की फ़ौज ने इसराइल पर ऐसा वार किया है कि तेल अवीव तक हलचल मच गई है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन ने एक नई मिसाइल दागी जो सीधे तेल अवीव के करीब गिरी और इसराइल का इंटरसेप्शन सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा। कहा यह भी गया कि ये तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब गिरी है। इसराइल अब ये जांच कर रहा है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल क्लस्टर म्यूनिशन ले जा रहा था, क्योंकि वीडियो में ये मिसाइल हवा में कई टुकड़ों में बंटती नजर आई। यानी चेक किया जा रहा है कि क्या ये क्लस्टर मिसाइल थी जो अपने से कुछ दूर ही हवा में कई बमों में बदल जाती है और जिसमें एक साथ कई जगह धमाके होते हैं। हम इसे ऐसे यूं आसान जुबान में कह सकते हैं कि हवा में बच्चे पैदा करने वाली मिसाइल है ये। आती तो है एक, नीचे गिरते गिरते कई हिस्सों में बंट जाती है। यमन की हूथीज की फौज ने इसे फ़लस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बताया है, जिसने तेल अवीव के मिलिट्री टारगेट, एशकलोन शहर और यहाँ तक कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। यमन की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इसराइल गज़ा पर जंग जारी रखेगा और नाकेबंदी ख़त्म नहीं करेगा, तब तक ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। हाल ही में हूथीज ने एक और नेवल क्रूज मिसाइल सयाद का भी कामयाब टेस्ट किया था, जो रडार को चकमा देने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल है। फिलहाल याहिया सारी ने जो अपना ताज़ा बयान दिया, उसमें इस मिसाइल को क्लस्टर मिसाइल नहीं बताया था, इसलिए ये बातें सिर्फ रिपोर्ट्स और दावे के बेस पर कही जा रही हैं। याहिया सारी ने नहीं कहा कि हमने क्लस्टर मिसाइल दागी, वरना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती। शायद वो इसे छुपाना चाह रहा, लेकिन इसराइल ऐसा मान रहा है कि ईरान ने हूथीज को नई और ख़तरनाक मिसाइलों की खेप भेज दी है और हो सकता है कि ये ईरान की ही भेजी हुई क्लस्टर मिसाइल हो। फिलहाल अभी तक सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हूथीज की मिसाइल का टुकड़ों में बट जाना आईडीएफ को हैरान और परेशान ज़रूर कर रहा है।
और अब इसी खबर से जुड़ी हुई एक इस्राएली अखबार और एक ईरानी अखबार से निकाली जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो ज़रा आपको ज़्यादा और कुछ अलग डिटेल्स देंगी। इस्राएली मीडिया और ईरान के मौजूदा निज़ाम के दुश्मनों से जुड़ा हुआ मीडिया हूथीज़ की नई हैरत अंगेज़ मिसाइल के बारे में क्या लिख रहा है वो समझना बेहद ज़रूरी है। इन खबरों में लिखा है कि तेल अवीव के करीब यमनी मिसाइल टकराई और इसराइल की डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। जब दुश्मन ऐसा लिखे तो समझ लीजिए कि बात बहुत गहरी है। 24 अगस्त को आई इन खबरों के मुताबिक इसराइली फौज ने यह माना है कि यमन से दागी गई हूथीज़ की मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास आकर गिरी और उसके टुकड़े तेल अवीव के करीब गिरे। हैरत की बात यह है कि इस मिसाइल को रोकने के लिए आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और थार्ड यानी 4 बड़े इंटरसेप्शन सिस्टम इस्तेमाल हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। हूथीज़ की एक मिसाइल को ये अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए। अखबार में लिखा है मुखालफिन के इसराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका डिज़ाइन ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर 4 से मिलता है, जो एक ही बार में दर्जनों रॉकेट गिराने की सलाहियत रखती है। ये इस तरीके से ये फोटो देख रहे हैं, आसपास इतने रॉकेट्स ले जाने वाली ये क्लस्टर मिसाइल्स होती हैं। याद रहे कि जून की जंग में ईरान ने ऐसे ही सब म्यूनिशन वाले वॉरहेड इस्तेमाल किए थे, जिससे इसराइल के शहरी इलाकों में एक बड़ा नुकसान हुआ था। हूथी पहले ही रेड सी में समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर चुके हैं और नवंबर 2023 से इसराइल पर दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग चुके हैं। हालांकि हूथीज़ की ज़्यादातर मिसाइलें और ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन अब लगातार 2 बार उनकी मिसाइलें बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी हैं। इसराइली हुकूमत मान रही है कि अब डिफेंस सिस्टम को क्लस्टर म्यूनिशन जैसी नई टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए अपडेट करना होगा, जो एक बार में एक मिसाइल से निकलने वाले कई बमों को रोक सके। अब इस खबर को आप इस वीडियो की पहली खबर से ज़रा लिंक करके देखिए कि कहीं 2 दिन पहले हुए इसी मिसाइल हमले की वजह से तो इसराइल ने यमनी फौज के सबसे बड़े चेहरे यानी चीफ ऑफ स्टाफ के कत्ल की कोशिश तो नहीं की, ताकि हूथीज़ को सख्त पैगाम दिया जा सके कि तुम हम पर अगर हमला करोगे, कुछ अलग करोगे, तो हम फिर तुम्हारी टॉप लीडरशिप को और टॉप मिलिट्री ऑर्डर को ख़त्म कर देंगे। ज़रा सोचिएगा, ज़रा इन दोनों खबरों को लिंक कीजिएगा। आप तस्वीर देखिए, क्लस्टर मिसाइल कुछ ऐसी होती है जैसे OSINT डिफेंडर ने दिखाई है। ये होते हैं इस तरीके से क्लस्टर म्यूनिशंस ले जाती है क्लस्टर मिसाइल, और एक मिसाइल जाती तो है, ठीक है, उसकी वजह से अपना रास्ता तो तय करती है, लेकिन जैसी वॉरहेड अलग होने की बारी आती है या हिट होने से पहले वो बट जाते हैं, उसके वॉरहेड्स निकल जाते हैं। कई म्यूनिशंस होते हैं, बम होते हैं, वो कई इलाकों में। ईरान की एक मिसाइल की खबर भी पड़ी थी 12 दिन वाली जंग के दौरान कि 8 जगहों पर वो मिसाइल के टुकड़े गिरे और उससे तबाही मची और रोक नहीं पाए। एक तो इनकी स्पीड, काइनेटिक वेलोसिटी साथ में मिल रही, और फिर ये कुछ साइंस के लोग मुझे टोक सकते हैं, खैर फिजिक्स के, और उस पर ये बम अलग अलग जाकर गिरेंगे तो इंटरसेप्शन कैसे होगा? इंटरसेप्टर तो ये कहेगा कि इस डायरेक्शन से मिसाइल आ रही है, वो उस पर मारेगा, वो उसे फॉलो करेगा, फिर इनमें से निकल जाएंगे वॉरहेड। अब वो किस तरफ जाएगा भैया, ये क्या चक्कर है, वो तो ये पूछेगा। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपने देखी होगी, ये ऐसे सायरन बज रहे थे, ये परसों की तस्वीरें हैं कि ये हो रहा है, हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर में आप देखेंगे तो 2-3 म्यूनिशन अलग होते हुए भी दिख रहे हैं। ये माना जा रहा है यही वो क्लस्टर मिसाइल थी जो इस तरीके से आई और बटकर अलग अलग हिस्सों में जाकर गिर गई है। ये एक वेल की तस्वीर आई है जो बादशाह हैं, बादशाह रिपोर्ट करके एक बड़ा एक्स हैंडल है, मशहूर हैं। खैर ये बादशाह रिपोर्ट रिस्क एडवाइजरी वगैरह लीबिया, इराक, सीरिया की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इनका ये दावा है कि ये मरी हुई वेल की तस्वीर है जो समंदर के किनारे पर बेत फ़की डिस्ट्रिक्ट है हुदैदा के साउथ में, यहाँ पर ये आ गई। और माना ये जा रहा है कि हूथीज़ की बिछाई हुई जो समुद्री माइंस हैं, समंदर के अंदर बारूदी जो माइंस हैं, उनमें उनकी चपेट में आकर ये लगी होगी जाकर उससे और फट गई। फटने से हुआ ये कि वो मर गई। ये उसकी तस्वीर आई है। कुछ खबर एक यमन से ये भी थी, तो हमने कहा ये भी बता दें और इससे पता चल जाए कि यमन ने रेड सी में कितनी बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।